हेलो दोस्तों, विद्यावाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों बताने वाले हैं क्लास टेंथ के जो साइंस होता है ना सब्जेक्ट, जो कल होगा एग्ज़ाम, इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे। वो भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना दोस्तों। पूरा आपको देख के जाना है। सब्जेक्टिव का तो आप देख लिए होंगे, सब्जेक्टिव का पूरा दे दिए हैं लॉन्ग से शॉर्ट तक। आप उसको देख के जाइएगा, वहीं से आएगा क्वेश्चन, ठीक ना। और यहाँ से आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में कम से कम 40 को प्रश्न, ठीक ना, 80 में से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पढ़िए ध्यान से और जवाब दीजिए। क्या पहला प्रश्न देखिए क्या है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो एक दर्पण अवतल है, उसी में क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्या अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्या करा है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों क्या जाता है, अवतल दर्पण का यूज, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है ये देख लीजिएगा, हम पूरा दे दिए हैं शॉर्ट में, वहां से शॉर्ट बन जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न पर चलते हैं। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों, लेंस में जो कोई भी लेंस, मान लीजिए हम उत्तल लेंस लिए, ठीक है ना, इसमें मुख्य फोकस कितना होता है, 2 होता है। एक इधर होता है, एक इधर होता है। कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। 3 का क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 होता है, गुने मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 4 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए क्या कर रहा है, देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5वां नंबर है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र। पहला ऑप्शन क्या है, देखिए अतिबिंदुकता। दूसरा क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दोष। फिर है लघु दृष्टि दोष। तो 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अतिबिंदुकता या अबिंदुकता। अतिबिंदुकता या अबिंदुकता हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा ऑप्शन देखिए हमारा ए में दिया हुआ है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए क्या अगला प्रश्न, देखिए 6 नंबर, निकट दृष्टि वाले व्यक्ति चश्मे में इस्तेमाल करता है। देखिए निकट है, क्या निकट है। जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है वो अवतल, किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करता है। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करता है। और अवतल लेंस देखिए हमारा बी में दिया हुआ है। क्या इसमें, किसमें, बी में दिया हुआ है। इसका 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, डायनेमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से, जो डायनेमो होता है उसे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो उसमें होता है दिश धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों हो जाएगा। और ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो विद्युत शक्ति का क्या होता है बताइए सर। विद्युत शक्ति का होता है, देखिए P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है बताइए, W बटे क्या होता है, T होता है। मतलब कि कार के क्या होता है, जूल समय के सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड। हमारा ऑप्शन सी में देखिए 9 का क्या हो जाएगा, सी इसका 9 का, देखिए ये नहीं 9 का सी नहीं, शक्ति का ऐसा मात्रक पूछ रहा है ना। विद्युत शक्ति के ऐसा मात्रक हो, सॉरी वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक ना। हम तो हाई लेवल में चल गए थे, वाट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ होता है। विद्युत चुंबक को बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो नरम लोहा किया जाता है। किसका, तो नरम लोहा किया जाता है। और ऐसा ऑप्शन देखिए हमारा ए में दिया हुआ है, 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला
प्रश्न पर चलते हैं। क्या है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो कोई भी युक्ति होता है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है वो हमारा क्या कहलाता है? जनित्र कहलाता है, जनरेटर कहलाता है, जेनेरेटर कहलाता है, जेनरेटर कहलाता है। हमारा देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या है? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है उसमें अंगूठा होता है, जो अंगूठा वो हमारे बल की दिशा, किसकी दिशा? बल की दिशा को निरूपित करता है, बल की डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की करता है डिनोट। ठीक ना, आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्या है क्वेश्चन? क्या है? विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? मतलब विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों क्या जाता है? विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो आवश्यक होता है दोस्तों, यूरेनियम होता है। क्या होता है? यूरेनियम होता है, यूरेनियम होता है, यूरेनियम होता है। क्या होता है दोस्तों? यूरेनियम होता है। हमारा सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन है दोस्तों? तो सौर ऊर्जा। कौन? सौर ऊर्जा हमारा है, जो सौर ऊर्जा ये हमारा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या है दोस्तों? नवीकरणीय ऊर्जा है। हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार का अभिक्रिया है? भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमारा होता है दोस्तों कौन? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शोषण नहीं पूछा गया। अगर पूछ देता है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया होता है तो वो उसमें क्षेपी होता है, लेकिन यहाँ करा भोजन का पचना और पकना ये कौन सा अभिक्रिया होता है? तो उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्या कर रहा है प्रश्न? CaCO3 जब टूटता है तो CaO प्लस CO2 बनाता है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए CaCO3 एक यौगिक होता है, बड़े यौगिक, और ये दोनों टूट गया, छोटे छोटे यौगिक दो में टूट गया। और ये ऐसा हमारा कौन सा अभिक्रिया आता है? ये ऐसा होता है हमारा अपघटन अभिक्रिया, अर्थात वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया इक्वल टू अपघटन अभिक्रिया। ठीक ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हाँ देखिए, अभी जस्ट हम बता रहे हैं तो शोषण किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण हमारा कैसे है? उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए शोषण किस प्रकार? शोषण एक उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 नंबर क्या करा? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? Cu प्लस O 2Cu कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक ना, बढ़िया से पढ़ लेते हैं बारी। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, या कॉपर का अपकरण हो रहा है, या कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या डी क्या कर रहा है? ए और बी दोनों। तो 20 का हमारा क्या देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व भाग लेता है तो उस पर शून्य संयोजकता होता है, कितना? 0 वैलेंसी होता है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका -2 है। ठीक ना, और यहाँ पर प्लस इसका कितना है? +2 है। ठीक ना, +2 है। यहाँ देखिए कॉपर 0 से क्या हो गया? 2 हो गया, मतलब बढ़ा माने ऑक्सीकरण हुआ। कॉपर का क्या? ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीजन 0 था और ये घट गया, घटता है तो अवकरण होता है। ठीक ना, तो आप देख लीजिए अवकरण होता है, मतलब कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। और कॉपर का क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और हाँ, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। तो देखते हैं, तो कॉपर का ऑक्सीकरण देखिए हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कॉपर का ऑक्सीकरण। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या है? इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? तो अम्लीय पदार्थ हमारा कौन होता है? हमारा आता है नारंगी का रस। नारंगी का रस जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा अम्लीय पदार्थ होता है। ठीक ना, आगे
किसी विलयन का पीएच मान कितना होता है, किसी अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और उदासीन की कितना होता है, उदासीन का होता है 7, ठीक ना। और क्षारीय कितना होता है, क्षारीय कितना होता है 7 से प्लस, 7 से ज़्यादा वाला, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। क्या देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन लवण है। लवण हमारा कौन है, K2SO2 है या NH4OH है या NaOH है या कि HCl है। देखिए बना देखिए कि ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है K2SO2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लवण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों C12H22O11 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील इसमें से सबसे अधिक हो जाएगा, इसमें से सबसे अधिक जो होगा दोस्तों कौन होगा, सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। चमकीला कौन सा धातु होता है, पहला तो धातु दिया है, मतलब कि अधातु इनमें से चमकीली कौन सी धातु होती है, तो हमारा ब्रोमीन होती है। कौन सा, ब्रोमीन होता है। कौन होता है, चमकीली, तो ब्रोमीन होता है। कौन होता है, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन का सिंबल क्या आता है, Br से इसको सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। लोहे की जो परमाणु संख्या होती है, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होती है। हमारा बी में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। कार्बन का अपरूप कौन है, इनमें से कार्बन का अपरूप कौन है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन या उपयोग सभी। क्या हो जाएगा 28 का बताइए। तो 28 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयोग सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखते हैं। 29 नंबर पर आ गए हैं। क्या, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2। जब ये जल से अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करने के पश्चात ये क्या बनाता है, तो ये इथाइन बनाता है। C2H2 क्या, C2H2 बनाता है। ऐसा ऑप्शन देखिए हमारा दिया हुआ है डी में, इथाइन। अगला प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया। तो क्या आधार माना गया दोस्तों, तो उसका आधार जो माना गया परमाणु संख्या माना गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं वो हमारा कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, वो हमारा क्षारीय धातु कहलाता है। और दूसरा क्या कहलाता है, मृदा क्षारीय धातु कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में जो होता है दोस्तों परमाणु संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। हमारा क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। रंध्रों स्टोमेटा द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है। रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन जो कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो कौन होता है दोस्तों, एनीमिया होता है। हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सलेस्मा या पेप्सिनोजेन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ठीक ना। अगला चलते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, तो हमारा छोटी आंत कहलाता है। क्या कहलाता है, छोटी आंत कहलाता है। देख लीजिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? तो न्यूरॉन में जो केंद्रक उपस्थित होता है वो कोशिका कायम होता है, यानी कि साइटोन में होता है। कहाँ होता है? साइटोन में, यानी कि कोशिका कायम होता है। चलिए, इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो दोस्तों कौन है बताइए? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो लीवर होती है। कौन सी होती है? लीवर होती है। कौन सी होती है? लीवर होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से जनन ग्रंथि कौन है? तो जनन ग्रंथि है जो दोस्तों, जनन ग्रंथि कौन है? तो हमारा है अंडाशय या वृषण। ये अंडाशय वृषण दोनों हो जाएगा। जनन ग्रंथि अंडाशय वृषण दोनों हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे क्या कहलाते हैं? जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो हमारा क्या कहलाते हैं दोस्तों? हमारा वो क्या कहलाता है दोस्तों? एक लिंगी कहलाता है। जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं एक लिंगी कहलाते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। शुक्राणु बनता है कहाँ बनता है शुक्राणु? सॉरी, शुक्राणु कहाँ बनता है दोस्तों? शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु किस में बनता है दोस्तों बताइए? शुक्राणु किस में बनता है? तो वृषण में बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में कौन परिवार नियोजन की प्रकृति विधि है? कि निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है? तो हमारा 42 का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयम या मैथुन क्रिया में अवरोध या मैथुन की सामंजस्य अवधि, इनमें सभी हो जाएगा। डी इसका डी हो जाएगा। ठीक, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? जीवों पर उत्पत्ति से पहले क्या नहीं था? तो वो था दोस्तों हमारा क्या CO2 ही था, या O2 नहीं था, या NO2 नहीं था। इनमें से सभी हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं था। आ गया रुधिर वर्ग ओ का जीन होता है। रुधिर वर्ग ओ का जो जीन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो अप्रभावी कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रभावी। हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो हमारा क्या है दोस्तों? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। हमारा देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कौन अपमार्जक के उदाहरण है? अपमार्जक के उदाहरण कौन है दोस्तों? देख लीजिए, सी हमारा देख लीजिए अपमार्जक का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 के चलते हैं। 47 क्या है? 47 क्या है दोस्तों? यूरो सेकेंड का संबंध है। तो यूरो सेकेंड का संबंध किसे दोस्तों? जल प्रदूषण से। हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो हमारा कहाँ किया गया टिहरी बांध का? तो वो किया गया उत्तराखंड के। हमारा क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए फिर से ये दूसरा मेरा सेट है। मैं पूरा 5 सेट लिया हूँ, एकदम तागड़ा वाला सेट लिया हूँ। चलिए देखिए क्या है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? देखिए दोस्तों, उत्तल प्रतिबिंब में उत्तल दर्पण में बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं। अवतल लेंस की आवर्धन m जो होती है वो होती है V/U होती है। कितना होती है? V/U, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण हमारा कहलाता है क्या कहलाता है? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण कहलाता है हमारा क्या कहलाता है? निर्गत कोण कहलाता है। हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं 5 पर। क्या 5? निम्न में कौन ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकते? तो नेत्रदान वो नहीं कर सकते जो एड्स से पीड़ित होते हैं। जो एड्स बीमारी से पीड़ित होते हैं, एड्स से पीड़ित व्यक्ति वो अपना नेत्रदान नहीं कर सकते। ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या है?
किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग क्या कहलाता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो हमारा रेटिना कहलाता है। हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या है? नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? क्या कर रहा है? नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? यह वस्तु कैसा दिखेगा दोस्तों? ये हमारा काला दिखेगा। कैसा दिखेगा दोस्तों? काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। ऊर्जा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होता है जूल होता है। हमारा क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है? तो किससे की जाती है दोस्तों? तो वो की जाती है एमीटर से। विद्युत धारा का माप एमीटर से की जाती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 5 ओम और वोल्ट इतना है, तो विद्युत धारा जो विद्युत धारा लेगी उसका मान कितना होगा? देखिए दोस्तों, आर बराबर हमको दिया हुआ कितना? आर बराबर दिया हुआ 55 ओम। ठीक। अब भी बराबर क्या दिया हुआ है? 220 वोल्ट। तो हम जानबे करते हैं हमको क्या कर रहा है? आई निकालने के लिए। तो भी बराबर क्या होता है? भी बराबर होता है आई आर। ठीक। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा भी बटे आर। आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बटे आर हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बटे आर हो जाएगा। ठीक ना? आई बराबर क्या होगा? भी बटे आर होगा। ठीक। अब भी का मान मेरा कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। अब बटे आर का मान 55। जब काटेगा तो कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर आ जाएगा। कितना? 4 एम्पियर। ऐसा ऑप्शन देखिए ए में दिया हुआ है 4 एम्पियर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वोल्ट मीटर कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्या है? देखिए बढ़िया समझिए सबको क्वेश्चन को। क्या है? जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो आरोपित बल का परिमाण जो होता है क्या होता है दोस्तों? वो होता है अधिकतम होता है। हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ हस्त के नियम में अंगूठा किस दिशा और संकेत करता है? किस दिशा की ओर संकेत करता है? हमारा 13 का जो सही आंसर हो जाएगा चालक की गति की दिशा। हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है? तो बैटरी से जो धारा प्राप्ति होती है वो केवल दिष्ट धारा प्राप्ति होती है। केवल कौन सा धारा? दिष्ट धारा। हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है? ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? अनंत स्रोत किसे माना जाता है दोस्तों? तो सूर्य को माना जाता है। किसको? सूर्य को माना जाता है। हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन विकिरण उपस्थित है? उसमें कौन विकिरण उपस्थित है दोस्तों? तो अवरक्त विकिरण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है वो अनुत्क्रमणीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है लेड नाइट्रेट के चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होती है। यह धुआं कौन होता है? तो ये धुआं होता है दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। क्या करें? अगला प्रश्न क्या है? नींबू। क्या है? नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? तो नींबू में जो हमारा अम्ल पाया जाता है दोस्तों वो कौन सा? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। वे पदार्थ
जिनके स्वाद खट्टा होते हैं, और जो नीले लिटमस को लाल कर देता है वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, वो हमारा अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है दोस्तों वह 14 होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं रंग का होता है, धुएं रंग का होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है कि धुआं, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से धुआं निकलता है उस धुएं का रंग कैसा होता है? तो उस धुएं का रंग जो होता है भूरा होता है। क्या होता है? भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्या है? देखिए, लिटमस रंजकी बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है कहाँ से? लाइकेन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। क्या करा है? निम्न में से कौन अधातुएं हैं? अधातु हमारा कौन है दोस्तों? तो क्या है अधातु हमारा? क्या है बताइए? निम्न में से कौन हमारा अधातु है? तो हमारा हाइड्रोजन एक अधातु भी काम करता है और धातु की तरह भी काम करता है, लेकिन यहाँ हमारा अधातु की बात किया जा रहा है। तो जिंक, आयरन और मैग्नीशियम हमारा धातु है, लेकिन हमारा हाइड्रोजन क्या होता है? अधातु भी होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सा धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है? तो वो धातु का नाम बताइए। बढ़िया, कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम सी है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। लोहे में जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? लोहे से जिंक का लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं दोस्तों गैल्वेनीकरण। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कार्बन क्या हमारा है? कार्बन क्या है दोस्तों? कार्बन हमारा क्या है? 28 नंबर। कार्बन हमारा क्या है? धातु है हमारा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र कितना होता है बताइए? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6 होता है। ठीक ना। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्या है? मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथोनोइक अम्ल के सामान्य नाम क्या है? तो मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो है हमारा क्या है? मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो है क्या है दोस्तों बताइए? मेथोनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल है। क्या? फॉर्मिक अम्ल हमारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो होता है आवर्त सारणी के हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, ये सब होता है। ठीक ना। तो इनमें से देखिए हमारा क्या दिया हुआ है? हमारा हीलियम दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु साइज में होता है। परमाणु साइज जो होता है क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों? रक्तचाप अर्थात रक्तदाब मापने वाले यंत्र को रक्तचाप यानी कि रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं बताइए दोस्तों? 33 का क्या हो जाएगा? 33 का हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्फाइग्मोमैनोमीटर। हमारा ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे क्या बताइए? मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया जो शुरू होती है दोस्तों वो मुख गुहा से होती है यानी कि मुंह से होती है। आगे चलते हैं। क्लोरोफिल का वर्णक रंग होता है। तो क्लोरोफिल का जो वर्णक रंग होता है हरा होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है आगे? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? तो वो कौन है दोस्तों? 37 का हमारा सही आंसर हो जाएगा मेडुला। 37 का क्या हो जाएगा? मेडुला। 37 का क्या हो जाएगा दोस्तों? मेडुला हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? मेडुला हो जाएगा। आगे चलते हैं। पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का जो उदाहरण होता है दोस्तों वो कौन है?
पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। पादप हार्मोन का उदाहरण ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीन है, ऑक्सीन। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने का संभावना है? तो किस रोग के होने की संभावना होता है दोस्तों? तो होता है ग्वाइटर या गलगंड या गेंगा, इनमें सभी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो किसमें अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है दोस्तों? तो वो है हमारा दोस्तों ईस्ट। ईस्ट में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? उड़हुल किस प्रकार का फूल है? उड़हुल मतलब अरहुल। अरहुल किस प्रकार का फूल है? तो अरहुल हमारा किस प्रकार के है? द्विलिंगी है। कैसा है दोस्तों? द्विलिंगी है। हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। परागकोश में होता है। परागकोश में होता है। क्या होता है? परागकोश में जो होता है दोस्तों क्या होता है? परागकोश में होता है क्या होता है? परागकण होता है। हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक जो है दोस्तों जीन है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे क्या देखिए बढ़िया से। सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव से हुई? तो बताइए दोस्तों किस जीव से हुई? दोस्तों किस जीव से हुई? हमारा 44 के से होगा नीला तथा हरा शैवाल से। नीला तथा हरा शैवाल से। नीला तथा हरा शैवाल से। नीला तथा हरा शैवाल से हुआ था। किससे? नीला था नीला हो से तथा हरा शैवाल से हुआ था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है तो ये कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 में। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो एक आहार श्रृंखला है, कौन है? तो घास, बकरी, शेर या शैवाल, जलीय काट या मछली। हमारा देखिए 46 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। 46 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शैवाल, जलीय कीट, मछली। आगे चलते हैं। आगे क्या? 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या देख लीजिए। 47 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन हमारा कौन है? जीवधारी नहीं है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। तो जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल होता है वो वन होता है। क्या होता है? वन होता है। क्या होता है दोस्तों? वन होता है। चलिए दोस्तों ये 2 सेट हमारा कंप्लीट हुआ। कितना सेट? अभी तक मेरा पूरा हम कितना सेट लिए हुए हैं? 5 सेट लिए हुए हैं। 5 लोगों ने सब में 48 है। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 8 पंजे 40, बाकी 4 5 का 20, 4 24, 240 ऑब्जेक्टिव। यहीं से 40 को पूछेगा, ठीक ना। सेट हमारा क्या? सेट 1 कंप्लीट हो गया। सेट 1 कंप्लीट हो गया। सेट 2 भी हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ है सेट 3 बचा हुआ है। अब इसको करते हैं फिर सेट 4, फिर सेट 4 और फिर सेट 5 में लग जाएंगे। सेट 5 में लग जाएंगे। चलिए सेट 3 पर चलते हैं। सेट 3 हमारा क्या है देखिए। सेट 3 पर चलते हैं दोस्तों। सेट 3 पर सेट 3 हमारा क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वही देखते हैं। चलिए पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए क्या करा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, पहला सीधा होगा और आभासी होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्या है? गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2 हमारा ऑप्शन देखिए दिया हुआ है सी में। किस में दिया हुआ? सी में। 2 का सी हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों? 3 का जो हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, ठीक ना। आगे चलते हैं।
मानव नेत्र जिस भाव पर प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब बनाते हैं वह है क्या, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन भाग है, तो हमारे भाग जो है दृष्टि पटल है। आगे चलते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है कितना होता है दोस्तों, देखिए 10,000 ओम होता है, ऑप्शन ए मान लीजिए। देखिए आपको बहुत कोई बोलेगा 30,000 बोलेगा, कोई कुछ बोल देगा, तो समझे ना दोस्तों, आप कुछ नहीं 10,000 ओम अथी लेना है, मानव शरीर का प्रतिरोध 10,000 ओम ले लेना है, ठीक ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या देखिए, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होता है दोस्तों, ये हमारा काला प्रतीत होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है। आगे चलते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक ना। देखिए ओम के नियम में अचर राशि क्या होता है, तो ओम के नियम क्या होता है, देखिए भी समानुपाती क्या होता है, आई होता है, ठीक ना, ठीक। तो भी बराबर क्या होता है, आर बटे आई, जहां हमारा आर क्या होता है, अथी क्या होता है, आर हमारा क्या होता है, एक नियतांक होता है, और यही आर हमारा क्या होता है, आर हमारा क्या होता है, ताप। देखिए ये अचर राशि, सॉरी रुकिए, अचर राशि, ओम के नियम में अचर जो होता है वो ताप होता है, क्या होता है, ताप होता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, 10 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर एस बराबर R1 प्लस R2, तब 10 प्लस 20 30 ओम, हमारा देखिए सी में दिया हुआ है, 10 का सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध जो निर्भर करता है चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति, इनमें सभी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे क्या देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करता है, किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो किस प्रभाव पर काम करता है दोस्तों, बताइए किस धारा, तो ये हमारा उष्मीय है, किस पर, उष्मीय पर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते क्या, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है ऑस्टरडे और टेस्ला दोनों होता है, इसलिए हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो है वो हमारा सूर्य होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संक्षारण जो होता है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आगे चलते हैं, क्या है, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आयतनों का अनुपात जो होता है वो हमारा कितना होता है, 2 अनुपात कितना होता है, 2:18 है ना, 2:1 हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी भी है इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन अवकारक है, तो अवकारक इसमें से कौन है, तो अवकारक जो है दोस्तों हमारा H2 है, हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो 20 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय, हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल, क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल, हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो CaOH के होल ट्वाइस, यानी कि ये हमारा बुझा चूना है, हमारा 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा होता है NaHCO3 होता है। ऐसा ऑप्शन देखिए हमारा किस में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन देखिए ए में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है,
24 नंबर। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है? क्या है? इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है जो दोस्तों मरकरी होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? तो किसका लाभकारी है, किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है दोस्तों? तो एसद लेपन का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या कराएंगे? जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस? देखिए जस्ता जिंक प्लस HCl क्या करेगा? ये हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ZnCl2 प्लस H2 बना देगा, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये होगा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर चलते हैं, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होता है? तो 3 आबंध होता है किसमें दोस्तों? तो 3 आबंध जो होता है वो होता है एल्काइन में होता है। और एल्काइन इनमें से कौन है? तो एल्काइन जो है दोस्तों इनमें से कौन है? देखिए ये वाला है, एल्काइन का फॉर्मूला इधर है, ठीक ना। आगे चलते हैं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या होता है दोस्तों? तो ये का प्रूफ होता है। 29 का क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये CnH2n किसका है? तो एल्कीन का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आवर्त सारणी में धातु किस और स्थित होती है? आवर्त सारणी में जो धातुएं होती है वो किस और स्थित होती है? तो हमारी होती है बाईं और स्थित होती है। हमारा 31 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितनी है? तो 36 कतारों की जो संख्या है दोस्तों वो हमारा कितनी है? 16 है। हमारा क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, धमनिया का कार्य क्या है? धमनिया का जो कार्य होता है, धमनिया कार्य कैसा होता है? शुद्ध रक्त का वहन करना, शुद्ध रक्त का वहन करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों से बाहर निकलता है? क्या करा है? कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? तो किस क्रिया से निकालता है दोस्तों? तो ये निकालता है अपोहन क्रिया से। कौन? डायलिसिस द्वारा, अपोहन द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत होता है जिसे हम क्षुद्रांत्र बोलते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, 36 नंबर। 36 नंबर क्या है? इनमें से किसके शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है? इनमें से किसके शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है? तो 36 का मेरा सही आंसर हो जाएगा सरीसृप। चलिए आगे चलते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है दोस्तों? तो कवक में पोषण की विधि है मृतजीवी। हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह अभिक्रिया क्या होती है? यह क्रिया क्या होती है? यह क्रिया होती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियम होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रियम होती है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाइड्रो में प्रजनन किस विधि में से होता है? हाइड्रो में प्रजनन जो होता है वो मुकुलन में होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम जो होता है हाइपोथैलेमस में होता है। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक कौन है? तो मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक तंत्रिका ऊतक है। आगे चलते हैं,
निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होती है। निषेचन के बाद जो बीजांड परिवर्तित होती है वो कहाँ होती है दोस्तों? तो बीज में होती है। क्या होती है? बीज में होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? तो अलैंगिक जनन के समय होता है हमारा असमसूत्री असमसूत्री दोनों होता है। हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। आगे चलते हैं। नर में बंध्याकरण को क्या कहते हैं? तो नर में बंध्याकरण को क्या कहते हैं? तो बैलेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेक्टोमी कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले पौधे कैसे होते हैं? मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले पौधे कैसे थे? तो वो कैसे थे दोस्तों? तो लंबे थे। कैसे थे? लंबे थे। हमारा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो डेंगू किस में उत्पन्न होता है? तो शुद्ध जल में होता है। हमारा क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ओजोन के एक अणु में परमाणु संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में परमाणु संख्या, ओजोन O3 से लिखाता है, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या है आगे देखिए। क्या है? जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है? ये भी जस्ट आया था। वन होता है। क्या हो जाता होता है? वन होता है। हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चौथा सेट में चलते हैं। चौथा सेट हमारा क्या है? चौथा सेट में हम चलते हैं। चौथा सेट बढ़िया समझते हैं। अभी हम कौन सा सेट? हम 3 सेट एकदम बढ़िया से कर लिए हैं और चौथा सेट में हम सब अब चल दे रहे हैं। चलिए, चौथा सेट हमारा क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है द्वारक। ठीक ना। आगे चलते हैं। आगे क्या है? चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या कर रहा है अगला प्रश्न देखिए पहले बढ़िया से। दो नंबर। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है? 1 मीटर होती है। आगे चलते हैं। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में जो किया जाता है दोस्तों, साइड मिरर के रूप में जो किया जाता है, किसका किया जाता है? साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या है? जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल होकर जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? तो हमारा कहलाता है समतलोत्तल लेंस। हमारा क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, कितना होती है दोस्तों? तो लगभग जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कांच के अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है दोस्तों? तो हमारा हो जाता है बैंगनी रंग के लिए। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डी सॉरी सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है कैसा? चपटा दिखता है। हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आमीटर को क्या करा है? आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे चलते हैं। क्या है? किसी विद्युत बल का अनुमतांक 20 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 10 वोल्ट पर प्रचित करते हैं तो इसका शक्ति क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब इसको निकालिएगा, देखिए पहले तो यहाँ पर हमको कितना दिया हुआ है? यहाँ पर हमको दिया हुआ है, आप निकालेगा 60 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 वाट आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखिए हमारा सी में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध R बराबर V/I होता है। आगे चलते हैं। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
विद्युत जनित गतिमान चुंबकों को किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युत जनित गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है? तो हमारा 12 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? विद्युतीय। क्या होगा? विद्युतीय। आगे चलते हैं। यदि किसी नर्म लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? यदि किसी नर्म लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो हमारा 13 जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत चुंबक बनता है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्या है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। सौर कुकर में क्या करा है? सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का। आगे चलते हैं। आगे क्या है? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। Mg+O2 2Mg किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हमारा क्या है दोस्तों? किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? ये हमारा क्या होगा? कंकाली रासायनिक अभिक्रिया या संतुलित? कौन सा होगा बताइए? 18 का हमारा होगा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। आगे चलते हैं। ये हमारा कौन है? ZnCSO4। ये हमारा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। आगे चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर CaCO3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तो हमारा होता है बढ़ती है। ठीक ना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल हमारा क्या होता है? CH3COOH होता है। CH3COOH होता है। 22 का हमारा डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? देखिए विजातीय, देखिए कैसे। चूना पत्थर क्या होता है? CaCO3 होता है। संगमरमर के भी होता है। प्लास्टर पेरिक होता है CaSO4 × ½ H2O। खड़िया होता है CaOH होल ट्वाइस। तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है वो कौन सी धातु है? तो 25 का मेरा हो जाएगा CgM। आगे चलते हैं। 26 नंबर। 26 नंबर क्या है? सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किस विधि द्वारा किया जाता है बताइए दोस्तों? 26 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत अपघटन द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? क्या है? कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? तो कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है बताइए दोस्तों? 27 का। तो 27 का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों COOH। कार्बोनिल है तो कार्बोनिल का जो हो जाएगा दोस्तों कार्बोनिल है। ठीक है। कार्बोनिल का CO हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रथम अकार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? 28 का सही आंसर हमारा हो जाएगा। किसने किया था? तो 28 सही होगा बोहर ने। आगे चलते हैं। 29 नंबर। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो 29 का मेरा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 29 का जो मेरा सही आंसर हो जाएगा CH4। आगे चलते हैं। मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम मिथेनॉल होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो मेंडलीफ ने कौन सा मापदंड अपनाया था दोस्तों? तो 31 का अपना हो क्या? परमाणु संख्या। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का मेंडलीफ है ना? नहीं, ये परमाणु द्रव्यमान अपनाए थे। मेंडलीफ शायद जो थे परमाणु द्रव्यमान। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 1 का तत्व जो कहलाता है, वर्ग 1 का जो तत्व कहलाता है वो हमारा कहलाता है कौन सा धातु? क्षारीय धातु। आगे चलते हैं। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र होता है। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र कौन होता है दोस्तों? तो मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र होता है ये क्या होता है? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, डी। इनमें सभी हो जाएगा। 33 का डी हो जाएगा। 34 पर चलते हैं।
पौधों में प्रकाश संश्लेषण इसे बनाते हैं, क्या किससे बनाते हैं? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसे बनाते हैं? तो किसे बनाते हैं दोस्तों? हमारा कार्बोहाइड्रेट को। आगे चलते हैं। मछलियों का शोषण होता है, मछलियों में शोषण होता है, तो मछलियों में शोषण होता है कलोम के द्वारा। आगे चलते हैं, मतलब गिल्स के द्वारा। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। आगे चलते हैं। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग होता है, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो होता है 90 mmHg। आगे चलते हैं। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन हमारा क्या है? तो ऑक्सीन हमारा क्या है दोस्तों? ये प्रकार का हार्मोन है, ठीक ना। आगे चलते हैं। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित कहाँ होता है? हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से। आगे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि उपस्थित होता है, तो थायराइड ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है दोस्तों? ये हमारा ट्रेकिया के दोनों ओर, ट्रेकिया के दोनों ओर, ठीक ना। आगे चलते हैं। मानव क्या है? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है? शुक्र वाहिका नहीं है। आगे चलते हैं। पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या है? ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। आगे चलते हैं। विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो विभिन्नता का जो मुख्य कारण है दोस्तों, विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? विभिन्नता का मुख्य कारण जो है दोस्तों हमारा क्या है? हमारा अर्धसूत्री विभाजन। 44 नंबर पर चलते हैं। मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है? तो मानव के लिंग गुणसूत्र है XY और XS, या ये कि दोनों हो जाएगा। तो 44 का मेरा सही आंसर हो जाएगा A और B दोनों। आगे चलते हैं। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो कौन है दोस्तों बताइए? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो हमारा कौन है? सूखे घास एवं पत्ते। ऑप्शन इसका A राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस प्रकार स्थान है? किस स्थान पर है? तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है दोस्तों? तो द्वितीय उपभोक्ता। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? तो किसे रखेंगे? जंगली जानवर को। आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस कौन है? निम्न में से ग्रीन हाउस कौन है? इनमें से कौन ग्रीन हाउस है? तो ग्रीन हाउस हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों, अगला लास्ट सेट पर चलते हैं। लास्ट सेट आज फोड़ के रख देते हैं इसको, जिसके बाद खत्म हो जाएगा। ये हमारा 5वां सेट है। 5वां सेट को चलते हैं, फोड़ते हैं। क्या है 5वां सेट? जो अवतल लेंस होती है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी हमारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में बनता है दोस्तों? तो हमारा बनता है समतल दर्पण में। आगे चलते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है, किस में है? प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है, तो किस में है दोस्तों? तो 4 का मेरा सही आंसर हो जाएगा। ओहो, 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? प्रकाश तरंग का उदाहरण है, ये हमारा किस में है? विद्युत चुम्बकीय तरंग में। आगे चलते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल देखिए, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम में की अपेक्षा क्या होती है? प्रकाश की चाल कितना होती है? तो बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। आगे चलते हैं। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है दोस्तों? वो हमारा होता है बैंगनी रंग का। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। 7 नंबर। मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा कितना डिग्री होगा दोस्तों? 7 का 180 डिग्री। आगे चलते हैं। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, जो निकट के नहीं देख सकता है उसको हम क्या कहते हैं? निकट वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? उस नेत्र में क्या होता है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष होता है। आगे चलते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। आगे चलते हैं।
विभवांतर किस में गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर किस में गति प्रदान करने का काम करता है? 10 के मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 के मेरा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन में। क्या इस किस में? इलेक्ट्रॉन में। आगे चलते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है, देखिए 1 वोल्ट हमारा क्या कहलाता है? तो 1 वोल्ट जो हमारा कहलाता है दोस्तों, वो हमारा कहता है जूल प्रति 1 जूल प्रति कूलम। आगे चलते हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है, तो चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है वो कैसी होता है दोस्तों? वो होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। आगे चलते हैं। विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज कैसे काम करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? सबसे विशाल स्रोत सूर्य है। आगे चलते हैं। क्या है? जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो 15 क्या हो जाए? नवीकरणीय है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव है दोस्तों हमारा क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन है। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? तो देखिए आप इसको जांचेगा तो ये नंबर इसका सही आंसर निकलेगा। आगे चलते हैं। क्या देखिए, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO तथा CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? चूना पत्थर को उष्मा देने पर मतलब गर्म करने पर CO और CO2 ये हमारा वियोजन अभिक्रिया होता है। 18 क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आगे चलते हैं। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है। अपक्षेप का रंग कैसा होता है? तो अपक्षेप का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो श्वेत होता है। आगे चलते हैं। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है pH स्केल से। किस स्केल से? pH स्केल से। आगे चलते हैं। दही किस प्रकार के अम्ल में पाया जाता है? दही किस प्रकार के अम्ल में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल में। C इसका राइट आंसर हो जाएगा। C6H6 में द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन के 12 होता है, 12 गुने 6 प्लस हाइड्रोजन के 1 होता है 1 गुने 6, 12 छक 72 गुण प्लस 6 बराबर 78। 78 कहाँ है? ऑप्शन C में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो उपधातु हमारा कौन है? उपधातु हमारा है Sb। क्या है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड चलिए NaOH को जिंक से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? जब इसको जिंक से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? तो बनता है Na2ZNO2 प्लस H2 निकलता है। यहाँ पर वहाँ क्या बनता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 का डी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? 25 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा होता है। आगे चलते हैं। चाकू से किसे काटा जा सकता है? तो सोडियम को काटा जा सकता है या फिर लिथियम को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है? कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा होता है? तो सहसंयोजन बंध होता है। आगे चलते हैं। सहसंयोजी यौगिक कौन है? तो सहसंयोजी यौगिक जो होता है, सहसंयोजी यौगिक कौन होता है दोस्तों? हमारा होता है CH4। आगे चलते हैं। एथीन का सूत्र क्या होता है? तो एथीन का हमारा सूत्र जो होता है दोस्तों कौन होता है? एथीन का होता है C2H4। एथीन का क्या होता है? C2H4 होता है। आगे चलते हैं। अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है इनमें? देखिए अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व हमारा कौन है? हीलियम। हीलियम मेरा कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। हीलियम मेरा कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। आगे चलते हैं। 32 नंबर पर अक्रिय तत्व कौन है दोस्तों? ये 31 नंबर के बता दिए हैं। 31 नंबर क्या था? बी। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है।
न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी जो थी क्या थी दोस्तों? यह केवल हल्के क्या है? यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया जाता है। आगे चलते हैं। शिराएँ अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। शिराएँ अशुद्ध रक्त पहुंचाती है, कहाँ पहुंचाती है? तो ये शरीर के अंगों से हृदय की ओर। आगे चलते हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे दोस्तों? उत्सर्जन से। आगे चलते हैं 35 का क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो कॉकरोच में पाया जाता है। आगे चलते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्या है दोस्तों? उभयलिंगी जंतु कौन है? तो केचुआ। 37 पर चलते हैं। 37 के क्या हो जाएगा? मानव में डायलिसिस के लिए तो नेफ्रॉन। आगे चलते हैं। किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है? कौन सा है? किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है? तो 38 का हमारा क्या हो जाएगा? 38 का हमारा क्या हो जाएगा? HCG। आगे चलते हैं। पौधों में प्रकाश की ओर गति कहलाता है। पौधों में प्रकाश की ओर की गति क्या कहलाता है? प्रकाश अनुवर्तन। आगे चलते हैं 40 नंबर। अलैंगिक जनन की विधि है। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि कौन है दोस्तों? तो 40 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या इनमें सभी हो जाएगा? मुकुलन, बीजाणु विखंडन सभी। आगे चलते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तब पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है फूलों द्वारा होता है। आगे चलते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। आगे चलते हैं। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? तो 43 के मेरा हो जाएगा लिंग क्रोमोसोम। आगे चलते हैं 44 नंबर। निम्न में से कौन मैदानी पारिस्थितिक तंत्र का निरूपित करता है? तो 44 का मेरा हो जाएगा दोस्तों बी, घास, ग्रास हॉपर, मेढक, सर्प, गिद्ध। आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधों पे संचित रहती है? सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधों में संचित रहती है? तो 45 के मेरा हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। आगे चलते हैं। ओजोन के एक परमाणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। आगे चलते हैं 47 नंबर। पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ये डी हो जाएगा सभी। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? केरल में सुरंगम क्या है? केरल में सुरंगम कौन है? तो ये हमारा दोस्तों क्या होगा? प्राचीन जल संग्रह का संरचना। प्राचीन जल संग्रह संरचना। तो दोस्तों आज का पूरा 5 का 5 सेट हम करवा दिए हैं। पूरा 5 सेट करवा दिए हैं। कितना सेट? 1 2 3 4 5 240 ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। सब्जेक्टिव तब प्रश्न ले ही चुके हैं, ठीक है। इसी से आ जाएगा 40 हुआ पूरा 40 और 40 आएगा यहीं से दोस्तों, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक ना। और अपने फ्रेंड को, दोस्तों को क्या करना है? शेयर करना है। दोस्तों को क्या करना है? शेयर करना है। दोस्तों क्या करना है? शेयर करना है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।